हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्नेशिया ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे डी डॉलराइजेशन। जी हाँ, जो डॉलर ये जो ग्रीन बैक है दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, कहता है अब ये उल्टा होने जा रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है। बट व्हाई इट इज सो? लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि वर्ल्ड में हर जगह इस ग्रीन बैक की डिमांड बढ़ गई? आपने कभी सोचा कि $1 इक्वल टू 77 रुपीज? वाई? कहते ऐसे क्या है? क्या डॉलर में कोई सोना लगा है या कोई डायमंड लगा है या कोई कॉस्टली पेपर यूज करते हैं? वाई इट इज $1 इक्वल टू 77? यानी कि डॉलर इतना महंगा क्यों है? इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स यूज इन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी में एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बढ़ा। इन द एंड हम बात करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली यूरोप और अमेरिका, दे आर यूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शन एज ए कोअर्सिव टूल टू फुलफिल देयर ओन नेशनल एजेंडा इन इंटरनेशनल इकोनॉमीज, इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। ये कब तक चलेगा और क्या जो देश हैं दे विल नॉट वर्क टू काउंटर दिस मेजर्स? यानी कि कब तक ये दादागिरी चलेगी कि अमेरिका अपने इस कोअर्सिव मेजर से लोगों को अपने तरफ करने के लिए दबदबाता रहेगा। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस डी डॉलरेशन, यानी कि वर्ल्ड में डॉलर के यूसेज का कम होना तय है। इस पूरे मामले को जानने के लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। जय फ्रेंड्स, डी डॉलरेशन जो आज डॉलर हर जगह यूज हो रहा है, यानी कि इफ यू वांट टू बाय अ निडल, अगर सुई खरीदना चाहते हैं, और इफ यू वांट टू बाय प्लेन तो भी आपको डॉलर ही देना पड़ता है जब डॉलर की डिमांड ज्यादा है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि डॉलर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। साइकोलॉजिकल जो ट्रस्ट है लोगों के दिमाग में, साइकोलॉजिकल जो बायस है डॉलर के लिए कि कभी इसकी वैल्यू गिरेगी नहीं, इसीलिए दैट इज वाई पीपल ट्रस्ट डॉलर मोर इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। लेकिन ये ट्रस्ट डेवलप कैसे हुआ और क्या ट्रस्ट इरोड हो रहा है? आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड में डॉलर का उत्थान कैसे हुआ, हाउ डॉलर इमर्ज्ड एज ए सोल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी। और पहले क्या होता था? अगर आप देखो फ्रॉम 1870 टू 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड वाज यूज्ड, मीनिंग दरबाय हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता था, गोल्ड के साथ उसकी वैल्यू फिक्स की जाती थी। सपोज यू वांट टू बाय राइस, तो राइस की वैल्यू गोल्ड के साथ फिक्स की जाती थी। ऑफ कोर्स इस गोल्ड स्टैंडर्ड में कुछ लिमिटेशन थी। उसका पहला लिमिटेशन है कि इकोनॉमी तो राइज कर रही है बट प्रोपोर्शनेटली जो गोल्ड अवेलेबल नहीं है। अब सपोज करो 1950 में हमारा बजट 250 करोड़ का था और आज हमारा बजट कहां 30 लाख करोड़ के करीब पहुंचा हुआ है। तो इकोनॉमी तो एक्सपेंड कर रही है, कहां 250 करोड़ और कहां 30 लाख करोड़, 30 ट्रिलियन के करीब। तो इकोनॉमी तो एक्सपेंड हो रही है बट आपको पता है गोल्ड तो उतना अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोल्ड स्कार्स है, उसकी माइनिंग नहीं हो पाती। इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो फेल होना तय था। बट विद पैसेज ऑफ टाइम वैसे भी वर्ल्ड वॉर 1 आ गया और इंटरनेशनली डिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया, फिर भी दिस लिंगर्ड ऑन टिल वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के 1945 में एक मीटिंग हुई ब्रेटन वुड में, अमेरिकन प्लेस। इससे पता चलता है किस तरह से अमेरिका राइज हो गया। पहले जो भी मीटिंगें होती थी फ्रांस के पेरिस में या लंदन में होती थी, अब ये एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कहां? अमेरिका में। इससे साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है कि अमेरिका अब ग्लोबल स्टेज पर आ गया है। उसका कारण यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सभी यूरोपियन एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज बर्बाद हो गए थे, नेस्तनाबूद हो गए थे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था यूरोप का खत्म हो गया था और उस कॉन्ट्रास्ट में अमेरिकन सरजमी पर एक भी बॉम्ब नहीं गिरा था। और यूरोपियन यूनियन जो थे वो दे वर डिमांडिंग कि अमेरिका उनको वेपन बना कर दे, उनको कपड़े दे। क्यों? क्योंकि यूरोप खत्म हो गया था। आप सेम रिलेट कर लो यूक्रेन को, किस तरह से रशिया ने यूक्रेन के जो मैन्युफैक्चरिंग
हब है, उनके वेपन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, रिपेयर सिस्टम है, सब बर्बाद कर दिया। और इस सिचुएशन में अब यूक्रेन डिमांड करे यूरोप के बाकी देशों से, अमेरिका से कि प्लीज आप सामान बेचो, हमें भेजो, बाद में हम चुका देंगे। इसी तरह से हुआ अमेरिका के साथ कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से वेपन से लेकर जहाज तक डिमांड करने लगे और अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो बहुत तेजी से बढ़ता गया, जिसकी वजह से अमेरिकन गुड्स की डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ गई और उसका ट्रेड में जो परसेंटेज था और उसका ग्लोबल ट्रेड में जो परसेंटेज था बहुत बढ़ गया। अब इफ यू वांट टू बाय अमेरिकन गुड्स देन यू नीड डॉलर, और फिर इस तरह से डॉलर की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ती गई। आगे बढ़ते हैं। एक और मन में सवाल आता है कि भाई ठीक है कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, आप उसी हिसाब से डॉलर प्रिंट कर लो। एक बात आप यहां पे समझो कि अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं कर सकते। अगर अनलिमिटेड नोट प्रिंट होने लग जाएगा तो फिर डॉलर की कीमत खत्म हो जाएगी और हाई इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे कि आप अगर 1 किलो प्याज लेना चाहते हो तो आपको 1 लाख 2 लाख डॉलर देने पड़ जाएंगे अगर अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट होने से यह होगा कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा और उसके कंपैरेटिवली सप्लाई तो होगी नहीं, सामान तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है, सप्लाई को बढ़ाने में टाइम लगता है। एक एग्जांपल लो, अगर लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा आ गया और हर कोई सोना खरीदने जा रहा है, तो अब सोचो अभी सोना जो है आपका 52,000 पर है, लेकिन हर कोई सोना खरीदने जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा। अब क्या होगा? सोने की कीमत 52 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, क्योंकि सोना तो अनलिमिटेड है नहीं ना, सोना तो लिमिटेड प्रोडक्शन है। इसीलिए जितनी डिमांड होती है कंपैरेटिवली उतना ही नोट प्रिंट किया जाता है, कुछ भी इम्बैलेंस नहीं किया जाता। इसीलिए अमेरिका भी अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं कर सकता। दैट इज वाई नोट तो लिमिटेड है मगर डिमांड हर कोई करना चाहता है डॉलर की। आप इसको एक और कोरिलेट करो एग्जांपल से। जैसे कि सपोज करो आपके घर में शादी हो और आपको 5 के नोट चाहिए उड़ाने के लिए, तो आप जब बैंक जाते हो तो 5 के जो गड्डियां होती तो 500 की हैं, 100 नोट्स होते हैं उसमें, लेकिन वो आपको कितने की देता है? वो आपको 600 700 की देता है। यानी कि वो 5 रुपए का नोट आपको 6.5 रुपए का पड़ा, 7 रुपए का पड़ा। अब वही 5 रुपए का नोट आप मार्केट में कुछ टॉफी खरीदने जाते हो तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि ले ये तो जी मैं 7 रुपए का खरीद लाया हूं, आप 7 रुपए की टॉफी दो। भाई उस नोट की कीमत 5 रुपए ही है, बट आपको वो 6.5 या 7 में मिली है। उसी तरह से हमारे देश में जो डॉलर की डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, रुपए की डिमांड कम हो जाती है, फिर डॉलर महंगा हो जाता है। इसी वजह से $1 77 का है। क्यों? क्योंकि हम डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, रुपए की डिमांड कम कर रहे हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड में इंडियन एक्सपोर्ट का दबदबा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंडियन रुपी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर आप ज्यादा सामान बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो वर्ल्ड इंडियन रुपी को लेगा ताकि वो इंडियन गुड्स को खरीद सके। जैसे कि हम अमेरिकन डॉलर को लेते हैं ताकि हम अमेरिकन या बाकी विदेशों में सामान खरीद सकें, क्योंकि अमेरिकन डॉलर हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू कि $1 क्यों 77 का है और आज डॉलर क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया कि देयर शुड बी 3 ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वर्ल्ड बैंक, सो दैट द डिवास्टेशन दैट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 उसकी भरपाई कर सके, उसको अब रीबिल्ड किया जा सके। जैसे कि अब यूक्रेन को चाहिए पैसा क्योंकि रीबिल्ड करना पड़ेगा उसको। उसी तरह से एक और बॉडी IMF बनाई ताकि इंटरनेशनली एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सके, सेट कर सके। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज डिस्कस वाज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे ताकि व्यापार जो है वर्ल्ड में फैल सके। अगर ट्रेड बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो आप वॉर को अवॉइड करते हो। मगर किसी भी तरह का इस पे डील नहीं हो पाया, तो इसलिए एक एग्रीमेंट किया गया, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 चीजें डिस्कस की गई ब्रेटन वुड में, इसलिए इसको ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। अब इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये फाइनल किया गया कि $35 का 1 आउंस गोल्ड ये फिक्स किया गया। यानी कि अगर आपने किसी को 1 आउंस गोल्ड देना है तो $35 देकर आप गुजारा कर सकते हैं।
अब आप सोच रहे हैं कि एक आउंस में कितना सोना होता है। एक्चुअली हमारे यहां तोला चलता है, लेकिन इंटरनेशनली ट्रेड में आउंस यूज होता है, जिसमें 28 ग्राम के करीब सोना होता है। यानी कि किसी को आपने 28 ग्राम के सोने के बदले में पेमेंट करनी है तो $35 देकर आप पीछा छुड़ा सकते हो। इस तरह से इंटरनेशनली एक्सचेंज रेट में डॉलर की कीमत गोल्ड के साथ फिक्स कर दी गई। बाकी देशों ने अपने जो एक्सचेंज रेट है उसे डॉलर के साथ फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल, फ्रांस ने अपने करेंसी फ्रैंको को डॉलर के साथ फिक्स कर दिया 5 फ्रैंको। यानी कि अगर किसी ने $1 की पेमेंट करनी है तो 5 फ्रैंको दे देगा तो उससे भुगतान हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर किसी ने अगर किसी ने 1 आउंस गोल्ड लेना है तो वो 5 × 35 अराउंड 175 फ्रैंको देकर 1 आउंस गोल्ड की पेमेंट कर सकता है। यानी कि बाकी देशों ने भी अपनी करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स कर दिया। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 बातें नजर आई। एक, डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया, और बाकी देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स कर दिया। डॉलर की कीमत और बढ़ी जब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से तेल के लिए डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी। जब डॉलर में फिक्स हो गया तो हर कोई अब डॉलर खरीद रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत और बढ़ी। इस पर भी बात करेंगे कि अगर हर कोई डॉलर ले रहा है तो अमेरिका का क्या बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरह से 2 चीजें, $35 1 आउंस गोल्ड, और बाकी देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स कर लिया, पेगिंग कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिस्टम चल रहा था कि $35 इज 1 आउंस ऑफ गोल्ड, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उसमें से एक ट्रिफिन डिलेमा है। इन्होंने कहा कि सपोज करो अगर कोई देश अमेरिकन डॉलर लेके आ जाए और कहे कि भाई अमेरिका, आप हमें इसके बदले में सोना दे दो, सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सोना दो। बट आपको तो पता है कि सोना, गोल्ड इज नॉट अनलिमिटेड। तो जब अनलिमिटेड है नहीं और अमेरिका दे नहीं सकता, तो उस सिचुएशन में अमेरिका विल डिफॉल्ट, एक सॉवरेन डिफॉल्ट हो जाएगा। अमेरिका वुड बी अनएबल टू पे इट्स कमिटमेंट। और उस केस में फिर क्या होगा, जो ट्रस्ट है डॉलर पे वो कम होने लग जाएगा, और ये एक तरह का चैलेंज आ गया। तो एक डिबेट शुरू हो गई कि क्यों ना डॉलर के साथ साथ कुछ और भी करेंसी क्रिएट की जाए। फाइनली अराउंड 1967 में एसडीआर क्रिएट किया गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और 1 एसडीआर इक्वल टू $1 ये फिक्स किया गया। अगर सपोज करो 1 आउंस गोल्ड देना है तो आप 35 एसडीआर से पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि गोल्ड के यूसेज को इसने कम किया एसडीआर ने, इसीलिए इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं एसडीआर को। बट अगेन द प्रॉब्लम रिमेन सेम कि भाई अगर अमेरिका के पास कोई आ जाए अपने एसडीआर लेके या डॉलर लेके कि भाई आप हमें गोल्ड दे दो, तो अमेरिका कैसे पेमेंट करेगा। हमेशा से डिलेमा रहा। वक्त आया 1971 का। अमेरिका अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता था। एक एग्जांपल लो, फिर मैं आगे समझाता हूं। सपोज करो एक अमेरिकन है, उसको इंडियन टी शर्ट पसंद है और एक टी शर्ट का दाम $100 है। तो अब मान लो ये अमेरिकन जो है कितनी पेमेंट करेगा। ये अमेरिकन $100 देना है तो वो $2 के साथ टी शर्ट खरीद लेगा। अब क्या हुआ, समहाउ ये एक्सचेंज रेट और महंगा हो जाता है। $1 जो है वो $100 का हो जाता है। अब उस अमेरिकन को कितना डॉलर देने पड़ेंगे उसी टी शर्ट को खरीदने के लिए? तो आपका आंसर होगा जस्ट $1। यानी कि जब इंडियन करेंसी सस्ती हुई, डॉलर महंगा हुआ, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन पहले कहां $2 में एक टी शर्ट खरीदता था, अब $1 में एक टी शर्ट खरीद रहा है, तो क्यों ना एक और टी शर्ट खरीद ले एक और डॉलर में। यानी कि जब करेंसी किसी देश की सस्ती होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। इसी के साथ मान लो कोई इंडियन है, उसको अमेरिकन टी शर्ट पसंद है और वो अमेरिकन टी शर्ट जो है वो $2 की है। तो इस केस में जब $1.50 का है तो इस इंडियन को कितने रुपए खर्चने पड़ेंगे ताकि वो टी शर्ट खरीद सके? तो देखो $1.50 तो $2 कितना आएगा, तो $100 ये खर्च करेगा
तब जाकर उस अमेरिकन टी शर्ट को खरीद पाएगा। अब दूसरे सिचुएशन में अगर वही रेट जब बढ़ जाता है तो इस इंडियन बेचारे को वही एक टी शर्ट खरीदने के लिए 200 रुपीस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि $2 का है और अब $1 100 का है, तो फिर इसको $200 खरीदेगा तब ना $2 खरीद पाएगा। यानी कि जब इंडियन करेंसी सस्ती होगी तो इंपोर्ट महंगा होगा। अब इस बैलेंस को बना के रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा हाँ जी जितनी करेंसी सस्ती होगी उतना ही अच्छा है, लेकिन हमारे यहां हर चीज तो बनता नहीं है। तेल 80% हमारी रिक्वायरमेंट हम बाहर से खरीद के लाते हैं और वो पेमेंट कैसे करनी पड़ती है? डॉलर में। फिर क्या करोगे आप? इसीलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब वापस आ जाओ 1971 में। अमेरिका अपनी करेंसी को सस्ती करना चाहता था बिकॉज दे वांटेड कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े। तो जब कोई एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है तो अपनी करेंसी को सस्ती करेगा। तो अमेरिका इसी जिद पे था कि मेरी करेंसी जो $35 की 1 आउंस गोल्ड है इसको $38 कर दिया जाए, 1 आउंस गोल्ड। फाइनली स्मिथसोनियन एग्रीमेंट हुआ और स्मिथसोनियन एग्रीमेंट में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया और बाकी देशों का भी राइज हो रहा था तो उनकी करेंसी की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। फाइनली ये फैसला लिया गया जो एसडीआर है सिर्फ डॉलर में मेजर किया जाता है, इसको भी चेंज किया जाएगा। अब एसडीआर को एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ जोड़ दिया गया सिंस 1974। उस समय पाउंड था, डॉलर था, फ्रैंको था, लेकिन बाद में जब यूरो आया तो फिर बास्केट है वो चेंज किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एसडीआर क्या है? पहले हम एसडीआर की ही बात कर लेते हैं, फिर अगेन इस पे आएंगे। 1967 में एसडीआर को बनाया गया, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और उस समय 1 एसडीआर इक्वल टू $1 फिक्स किया गया। बाद में इस एसडीआर को एक बास्केट ऑफ करेंसी से जोड़ दिया गया। मतलब एसडीआर ना तो एक करेंसी है ना कोई कॉस्टली मेटल है। फिर एसडीआर क्या है? एसडीआर इज ए क्लेम ऑन द रिजर्व करेंसी ऑफ मेंबर कंट्रीज। मतलब सपोज करो एक एग्जांपल, मैं आपको एक पोटली देता हूं, इस पोटली में 100 एसडीआर है। जब आप इस पोटली को खोलोगे तो क्या मिलेगा? इस पोटली को जब हम खोलेंगे तो इसमें अमेरिकन डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और पाउंड स्टर्लिंग जिस प्रोपोर्शन में इसकी वैल्यू फिट की गई है, जैसे 41% डॉलर होगा, 30% यूरो होगा, 10% युआन होगा, 8% येन होगा, 8% पाउंड स्टर्लिंग होगा, इस रेशो में वो पैसे निकलेंगे। अब सपोज करो मैं वो एसडीआर मेंबर कंट्री को बेचना चाहता हूं तो उसी प्रोपोर्शन में वो लोग मुझे ये करेंसी दे देंगे। तो यानी कि एसडीआर है क्लेम ऑन द रिजर्व करेंसी ऑफ मेंबर कंट्रीज। सिंपल सी बात है, ना कोई करेंसी है ना कोई मेटल है। अब आगे बात करते हैं कि एसडीआर एक बास्केट ऑफ करेंसी के वैल्यू को कहते हैं। अब सवाल है कि इसमें करेंसी ऐड कैसे होती? तो जिन करेंसियों का बोलबाला है, मतलब जो करेंसी की डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका वर्ल्ड में एक्सपोर्ट ज्यादा है, ट्रेड परसेंटेज ज्यादा है, उन्हीं करेंसियों को ऐड किया जाता है। जैसे कि चाइनीज युआन, ये 2015 में फाइनल हुई और 2016 में चाइनीज युआन को इस 5 करेंसियों के बकेट में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो है ट्रेड है वो बढ़ गया, चाइनीज सामान हर जगह डिमांड हो रही है, दैट इज व्हाई। क्या इंडियन करेंसी इसमें आ सकती है? हाँ, अगर इंडिया का ट्रेड बढ़ जाए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो डेफिनेटली इसमें इंडियन करेंसी भी आ सकती है। एसडीआर के बाद अब हम बात करते हैं कि ठीक है एक करेंसी की वैल्यू फिक्स हो गई, इसके बाद क्या? तो वर्ल्ड में 1974 में भी एक और फैसला लिया गया। वो फैसला ये लिया गया, फॉरेन एक्सचेंज में ये कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये कंट्रीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो अप करें। मतलब ये अपनी करेंसी को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे रखें, मीनिंग दैट बाय डिमांड एंड सप्लाई बोथ विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द करेंसी। यानी कि अगर जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा है, सपोज करो अमेरिकन सामान हर कोई खरीदना चाहता है तो फिर जाहिर है अमेरिकन करेंसी की डिमांड बढ़ गई। जब अमेरिकन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, $1
फिर 77 का हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अभी भी मैं बताया मैंने कि अनलिमिटेड करेंसी तो प्रिंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेकमेंड किया गया जो कंट्रीज डेवलप हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसमें एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देती है। जैसे कि अगर आपको याद होगा ब्रेटन वुड में $35 को 1 आउंस गोल्ड के साथ फिक्स किया गया था। इसी तरह से कई देशों ने अपनी करेंसी को अमेरिकन डॉलर के साथ फिक्स कर लिया। जैसे कि हमने उस समय पढ़ा था $1 5 फ्रैंको के बराबर कर दिया गया। इन द सेम वे, जैसे सपोज करो आरबीआई है, अगर वो चाहता है कि हमारे देश में लोग बाहर से बहुत ज्यादा आए, डॉलर लेके आए और एक्सपोर्ट बढ़े, तो आरबीआई मान लो अभी 50 रुपए का $1 बिक रहा है, आरबीआई इसको फिक्स कर सकता है कि नहीं जी अब हम इसको 70 रुपीज का $1 देंगे, यानी कि हमने अपनी करेंसी सस्ती कर ली अमेरिकन करेंसी के बदले में। अब क्या होगा, आरबीआई इस रेट को मैनेज करेगा बाहर से खरीद के, या जैसे इससे क्या होता है कि अब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया में टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि 1970s में भी सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिकन डॉलर 3.75 का फिक्स कर लिया था तेल के लिए। तो उस तरह से जब डॉलर फिक्स कर दिया गया तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ गई। आज डॉलर इसी तरह से हुआ पड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आरबीआई को अगर ऐसा करती है तो इसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे डॉलर भी खरीदने पड़ेंगे, हर बार इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। एक है फ्लेक्सिबल मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है उसे कहा जाता है कि भाई आप इसको मैनेज करो, मगर एक लिमिट के बाद, मीनिंग देयर बाय सपोज करो एक टाइम तक डिमांड एंड सप्लाई अपना रोल प्ले करे, लेकिन एक टाइम के बाद आरबीआई जो इसे मैनेज करना शुरू करे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अगर एक्सचेंज रेट खराब होता है तो इंपोर्ट भी असर करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। तो डेवलपिंग कंट्रियों की जो करेंसी है वो सॉफ्ट करेंसी है, यानी कि इनकी करेंसी जल्दी गिर जाती है, ट्रस्ट कम रहता है लोगों का। और अमेरिकन करेंसी और पाउंड जो है ये रिजर्व करेंसी है, हार्ड करेंसी है, इनकी वैल्यू जल्दी डिटोरेट नहीं होती है, इसीलिए लोगों का विश्वास अमेरिकन करेंसी पे ज्यादा है। तो आरबीआई एक टाइम तक मार्केट के भरोसे रहती है और एक टाइम के बाद अगर आरबीआई को लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट खराब होने वाला है, जो एक्सचेंज रेट है ज्यादा डिटोरेट हो रहा है, इंडियन करेंसी ज्यादा सस्ती हो गई है, हार्म करने लग जाएगी हमको, तो फिर वो इसमें इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है? जैसे कि अभी अभी रिसेंटली आरबीआई ने $5 बिलियन का स्वैप किया। इसमें क्या होता है, आरबीआई जैसे कि सपोज करो बाहर $1.77 का मिल रहा है, तो आरबीआई $1.75 का बेचने लग जाएगा, 76 का बेचने लग जाएगा, सस्ता बेचने लग जाएगा। जब सस्ता मिलने लग जाएगा कोई भी चीज तो आप जाहिर है आरबीआई से लोगे। जैसे सपोज करो प्याज 200 रुपए किलो मिल रहा है बाहर और आरबीआई 80 का बेचने लग जाए, तो किसके पास लोगे आप? आरबीआई के पास लोगे। इस तरह से धीरे धीरे प्याज के रेट कम आ जाते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे एक्सचेंज रेट नीचे आ जाता है। इसीलिए इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये डेवलपिंग देशों को कहा गया है कि वो अपना एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसे मैनेज करें। अब बात करते हैं कि डी डॉलरेशन क्या है। अगर अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शन का यूज ऐसा ही करता रहा अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपनी पॉलिसी को सीधा करने के लिए, तो जो वर्ल्ड के देश हैं जैसे कि अभी रशिया है, 2014 में भी रशिया के खिलाफ इस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे। ईरान है, उसको भी स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। अगर ये ऐसे ही देशों करते रहे तो फिर देश अपना अल्टरनेटिव बनाएंगे। जैसे कि 2014 में रशिया को पहले भी बाहर किया गया था स्विफ्ट से, तो रशिया ने उस समय अपना सिस्टम फॉर ट्रांसफर फाइनेंशियल मैसेज अपना तैयार करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से चाइना ने भी अपना सिप्स तैयार करना शुरू किया है। सिप्स क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक सिस्टम, यानी कि अगर अमेरिका इस तरह से करता रहा तो अल्टरनेटिव सिस्टम शुरू होगा, क्योंकि देशों के जो सेंट्रल बैंक है इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि चाइना ने अपनी करेंसी वैसे भी आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में डलवा दी है। अब
ये देश अपनी करेंसी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अब फिर क्या होगा, अगेन एंड अगेन अगर अमेरिका जो है अपनी दादागिरी दिखाएगा तो ग्रुपिंग बननी शुरू हो जाएगी, अल्टरनेटिव सिस्टम 12 होगा और फिर डी डॉलरेशन के लिए और फास्ट हो जाएगा। हालांकि डी डॉलरेशन इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्ल्ड के जो देश हैं वो डॉलर में ही एक्सचेंज कर रहे हैं। मगर अगर अमेरिका इस दादागिरी पे अड़ा रहा, इसी तरह से अपना उल्लू सीधा करता रहा, तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक जो हैं देशों के कोई ना कोई कोर्सिव मेजर शुरू करेंगे। जैसे इंडिया ने भी बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया था जब ईरान को स्विफ्ट से बाहर किया गया था। इंडिया गेहूं बेच रहा था और ईरान हमें तेल बेच रहा था। उसी तरह से इंडिया और रशिया का भी एग्रीमेंट है, हम रूबल में डील करने लग जाएंगे। तो अल्टरनेटिव शुरू होना तय है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकें, और अगर आपको डी डॉलरेशन पे कुछ लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को हर तक पहुंचा दें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।